नारायणपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फूड पॉइजनिंग से 5 लोगों की मौत हुई है। एक हफ्ते में एक बच्चा समेत 5 लोगों की मौत हुई है। मृत्यु भोज में भोजन करने से इन सभी की तबीयत बिगड़ी है। ग्रामीणों में उल्टी दस्त की शिकायत थी और गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर इनका इलाज किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है नारायणपुर से, जहां फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। 5 लोगों की मौत हुई है। एक हफ्ते में एक बच्चा समेत 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया और साथ ही 12 से अधिक लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृत्यु भोज में भोजन करने से इनकी तबीयत बिगड़ी है। उल्टी दस्त की शिकायत ग्रामीणों ने की थी, जिसके बाद स्वास्थ्य शिविर लगाकर इनका इलाज किया जा रहा है। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव मनाया जाना है और इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राज्योत्सव मेला स्थल पहुंचेंगे और वहां पर सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। छत्तीसगढ़ के 25वें रजतोत्सव पर भव्य आयोजन किया जाएगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, जिसके बाद अब 25 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को राज्य बने हुए और ये रजत वर्ष के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। एक बड़ा राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री साय राज्योत्सव मेला स्थल पर आज जाएंगे। सुबह 11:30 बजे वो इस स्थल पर जाएंगे और जायजा लेंगे, साथ ही बैठक भी करेंगे। सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक वो इस मेला स्थल पर मौजूद रहेंगे। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ खोमन साहू जुड़ चुके हैं लाइव। खोमन, छत्तीसगढ़ के लिए ये रजत उत्सव का एक भव्य आयोजन है और जिसकी तैयारियों को लेकर सीएम भी पूर्णतः यहां पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 11:30 बजे करीब मेला स्थल जाएंगे, वहां जाने के बाद एक एक चीज़ों का वो अधिकारियों से जानकारी लेंगे कि क्या अब तक जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। आज वो ग्राउंड पर जाने वाले हैं। किस तरीके से डोम बनाया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के कामकाज है, राज्य सरकार के कामकाज है, उनको लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, तो उसकी किस तरीके से तैयारियां हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ 2 दिन रहने वाले, तो 2 दिनों में किस तरीके उनका कार्यक्रम है, कार्यक्रम की क्या कुछ तैयारियां अब तक पूरी हो गई, क्योंकि 5 अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा देश के उपराष्ट्रपति भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, तो उनकी वो जानकारी लगातार ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बाहर से भी छत्तीसगढ़ में आएंगे और अलग अलग तरीके से कार्यक्रम करेंगे। तो तमाम तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री खुद 2 से ढाई घंटे ग्राउंड पर रहेंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे, अलग अलग जगहों पर जाकर अधिकारियों को से जानकारी भी लेते हुए नजर आएंगे और दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आने वाले। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को 25 वर्ष पूरे हो गए चिरायु। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री ग्राउंड पर जाएंगे और जानकारी लेंगे, ताकि किसी तरीके की चूक प्रधानमंत्री दौरे पर न रहे। जी घोमन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक्स के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। डिप्टी सीएम इसमें बस्तर ओलंपिक्स की जानकारी साझा करेंगे। सर्किट हाउस में दोपहर 2 बजे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। बस्तर ओलंपिक में 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आपको बता दें, बस्तर ओलंपिक में बस्तर संभाग के 7 जिलों से कई सारे प्रतिभागियों ने यहां पर पंजीयन कराया और साथ ही 25 अक्टूबर से यहां पर इन प्रतियोगिताओं का आगाज किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में डिप्टी सीएम अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज सर्किट हाउस में दोपहर 2 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसके लिए गुरुवार को दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के साथ सभी बड़े नेताओं से इसमें बातचीत हुई, 1-to-1 चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष पर यहां पर पेंच फंसता हुआ नजर आया और क्या कुछ इसमें हाई लेवल मीटिंग में तय किया गया है, वो आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज है। दिल्ली में आयोजित बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। बैठक में केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट सहित छत्तीसगढ़ के टॉप लीडर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ नेताओं के साथ केसी वेणुगोपाल ने 1-to-1 चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद सभी ने जल्द से जल्द जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की बात कही। देखिए, हमारे सब नेताओं से चर्चा हो रही है अलग अलग, मगर दुर्भाग्य ये है
कि पीसीसी और सीएलपी की चर्चा नहीं हो पाई है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। अभी हम लोगों की राय ली जा रही है, बाद में सब सीनियर लोग बैठ के यहाँ तय करेंगे। लिस्ट तो अभी प्रक्रिया में है, फाइनल होने की प्रक्रिया में है। स्वाभाविक है कि जब बुलाया गया है तो जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरीज हैं, 3 सेक्रेटरीज हैं, उनको अलग अलग जिले एलोकेट किए हुए हैं। हम लोग को बुलाया गया है। इसमें भूपेश जी हैं, सीएलपी लीडर चरणदास महंत जी हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैज जी हैं, मेरे को भी बुलाया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी घमासान और नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के अंदर चल रही हलचल अब सोशल मीडिया के जरिए बाहर दिख रही है। रायपुर जिले से जिलाध्यक्ष पद के दावेदार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री कुमार मेनन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने पोस्ट में धोखा, गद्दार और पीठ में छुरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे प्रदेश में हलचल मच गई। श्री कुमार मेनन ने अपने पोस्ट में लिखा, किसी ने कहा कि आप इतना धोखा कैसे सह सकते हो, धोखा वो भी अपने लोगों से। तो मैंने कहा, धोखा तो नमक हराम और गद्दार करते हैं, जिनको हमने सब कुछ दिया वही हमारी पीठ में छुरा भोगते हैं। श्री कुमार मेनन ने इस पोस्ट में किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह नमक हराम, गद्दार, पीठ में छुरा भोंकने जैसे शब्दों का प्रयोग किया, इससे कयास लग रहे हैं कि वो नाराजगी जिला अध्यक्ष के पद को लेकर हो सकती है। कांग्रेस में कलह उजागर हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसना शुरू कर दिया। सृजन अभियान के तहत एक नई प्रक्रिया के तहत मैंने भी दावेदारी की है और बहुत स्वच्छ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, सब लोगों के ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जब एक प्रक्रिया चल रही है तो भाजपा प्याले में तूफान लाने के प्रयास के जैसा एक प्रयास कर रही है, वो साबित करता है कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। देखिए, कांग्रेस में तो लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को निपटाने का खेल चल रहा है। वास्तविकता ये है कि जनता इन्हें निपटा चुकी है बार बार चुनाव में, अब एक दूसरे को निपटा रहे हैं। कांग्रेस के ये सृजन अभियान से कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होने वाला है, बल्कि इनके झगड़े बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी टूटने वाली है। छत्तीसगढ़ जिलाध्यक्षों की सूची पर अंतिम चर्चा आज लगभग हो चुकी है, जिसके बाद कभी भी छत्तीसगढ़ में जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान हो सकता है। अब देखना ये होगा कि नाराजगी के बीच किसकी किस्मत असल में चमकती है। रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। तो बिहार चुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम साय ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने बताया है कि बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल बना हुआ है। साथ ही कांग्रेस पर और आरजेडी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा है, वो भी आपको बताते हैं इस बयान में, चलिए आपको सुनाते हैं। जहाँ तक कांग्रेस और राजद की बात है, वहाँ की जनता इनको बहुत अच्छे से लंबे समय तक देख चुकी है, इनके राजपाट को देख चुकी है और किस तरह से राजद वहाँ पर चारा घोटाला किया था उसको भी बिहार की जनता नहीं भूली है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एनडीए को बिहार में भारी बहुमत मिलेगा और एनडीए की सरकार वहाँ पर बनेगी। तो इसी कड़ी में नक्सलियों को लेकर भी सीएम साय ने बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ रही है, मुख्य धारा में नक्सलियों से जुड़ने को कहा गया है, नक्सलियों में अब सद्बुद्धि आ रही है। तो सीएम साय ने नक्सलियों को लेकर भी यहाँ बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण की, सरेंडर की संख्या बढ़ रही है और मुख्य धारा में नक्सलियों को जोड़ने के लिए कहा गया है, नक्सलियों में अब सद्बुद्धि आ रही है। अब तो देखिए लगातार सरेंडर करने वालों की संख्या बढ़ ही रही है और स्वागत भी है उनका, हिंसा को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। और यही हम लोग शुरू से ही आह्वान कर रहे थे कि गोलीबारी की भाषा छोड़िए, हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। गोलीबारी से किसी का भला नहीं हुआ है, संवाद से ही भला होता है और अब उनको सद्बुद्धि आ रही है तो अच्छी बात है। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। पीसीबी कोल परियोजना के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। पीईकेबी घाट बर्रा कोल माइंस के बराबर मुआवजे की मांग की जा रही है। ग्राम साल्ही में बैगापारा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीसीबी कोल माइंस परियोजना के विरोध में ये ग्रामीण सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। पीईकेबी घट्टाबारा कोल माइंस के बराबर मुआवजे की मांग की जा रही है। ग्राम सालाही के बैगापारा में विरोध प्रदर्शन जारी है।
सलही, हीरा हरपुर, फतेहपुर के ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवहन बंद करने पर और पुनर्वास और विस्थापन को लेकर विरोध जताया जा रहा है। 15 दिन में मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो उग्र प्रदर्शन ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा। तो एक और बड़ी खबर अंबिकापुर से सामने आ रही है, जहां तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगे हैं। दहेज प्रताड़ना और गर्भपात का आरोप तहसीलदार पर लगा है। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तहसीलदार पर दहेज प्रताड़ना और गर्भपात कराने का आरोप लगा है। पत्नी ने राहुल गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तहसीलदार राहुल गुप्ता के खिलाफ यहां शिकायत दर्ज कराई है। परिवार के अन्य सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दहेज में 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है और साथ ही कई महीनों से न्याय की गुहार रेणु गुप्ता लगा रही थी, जिसके बाद अब जाकर उसने इस मामले की शिकायत की और मामले में अब पुलिस जांच में जुट गई है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल जुड़ चुके हैं। दिलीप, ये अंबिकापुर से खबर सामने आ रही है, दहेज प्रताड़ना और गर्भपात कराने का तहसीलदार पर आरोप है। देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाला पूरा मामला सामने आया है। ये सरगुजा जिले का सीतापुर क्षेत्र है। वहां की रेणु गुप्ता है, उनकी शादी 2022 में हुई थी। राहुल गुप्ता जो तहसीलदार हैं, और राहुल गुप्ता बालोद के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी जो ड्यूटी है, जो तहसीलदार के पद पर जो पोस्टिंग है, ये जगदलपुर क्षेत्र में है। और लगातार पिछले 2 सालों से इनका आरोप है कि मेरे साथ प्रताड़ना किया जा रहा है। शादी के बाद से लगातार उनको 1 करोड़ रुपए दहेज में मांगे जा रहे थे उनके परिवार के लोगों के द्वारा, और इनका गर्भपात भी कराया गया। इनका कहना है कि मैं कई बार अलग अलग स्तर पर अधिकारियों के पास जाकर न्याय की गुहार लगा चुकी हूं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंबिकापुर का जो महिला थाना है, उन्होंने वहां पर इसकी शिकायत दर्ज कराई हुई है। और ये कल पुलिस अधीक्षक सरगुजा से मिलने पहुंचे हुए थे, और पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने इन्हें भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले की तत्काल जांच कराई जाएगी, और चाहे तहसीलदार हो या फिर जो भी हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हैरान करने वाला मामला ये है कि इनका कहना है कि हमारे माता पिता ने पूरा पैसा दहेज में दे दिया, 50 लाख से अधिक रुपए दहेज में दिया है। इसके अलावा कार दहेज में दिया हुआ है, जेवर दिए हुए हैं, सोने और चांदी के जेवर दिए हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके से जितना दहेज मांगा गया सब कुछ दिया गया, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ये पिछले 2 सालों से उनके साथ नहीं है, उन्हें घर से भगा दिया गया है। ये अपने मायके में रह रही है। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस शादी को कितने साल हो चुके थे, और क्या एक लंबे समय से यहाँ पर उसे महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, और अगर किया जा रहा था तो उसने इतना समय क्यों लिया इस मामले में आगे आकी शिकायत करने में? देखिए, उन्होंने इनका कहना है कि हमने पहले भी शिकायत की थी। बालोद में मूलतः तहसीलदार जो है उनका घर है, तो बालोद थाने में इसकी शिकायत की गई थी, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन तब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहां पर इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, ये जो पीड़िता है, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और अब ये अंबिकापुर में आकर लगातार शिकायत कर रही हैं, और इनका मांग है कि तत्काल इस मामले में काउंसलिंग कराया जाए। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि दिलीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैरागढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां 26 नए सोसाइटी केंद्रों को मंजूरी मिली है। नए केंद्रों के खुलने के बाद अब कुल खरीदी केंद्रों की संख्या 77 हो गई है। किसानों को धान बेचने में इससे सहूलियत होगी। लंबी दूरी तय करने से अब किसानों को राहत मिली है। छुई खदान गंडाई में 51 सोसाइटी केंद्र है। तो ये खैरागढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां 26 नए सोसाइटी केंद्रों को अब मंजूरी मिली है, और नए केंद्रों के बनने के बाद, निर्माण कार्य के बाद, यहां कुल 77 खरीदी केंद्र हो जाएंगे। किसानों को इससे धान बेचने में सहूलियत होगी, और जो किसान लंबी दूरी तय करके पहुंचते हैं, अब उनके लिए ये दूरी भी कम कर ली गई है। साथ ही छुई खदान गंडाई में 51 सोसाइटी केंद्र हैं।